हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 14 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, आई होप कि आपको उन सारे क्वेश्चंस में कोई अब डाउट नहीं रहा होगा। फिलहाल अभी ये स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम कल है, सो आई एम ट्राइंग कि मैं जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी सारे वीडियोस अपलोड कर दूं। इसलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग मैं आपको सीधा स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। और जो इसमें जो टॉपिक्स हैं, जो एडजस्टमेंट्स हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक ₹10,000 आउट ऑफ विच 50% हैज अ नो मार्केट वैल्यू। तो इसमें क्या करना है वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया ही है, मैंने आपको पहले ही बताया है। बस हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करके समझना है कैसे है क्या है। तो 10,000 का जो स्टॉक है, उसमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इसमें 50% की मार्केट वैल्यू नहीं है। अगर 50% की मार्केट वैल्यू नहीं है, इट मीन्स कि इसमें से कितनी वैल्यू है, सिर्फ 5,000 की है। मतलब 10,000 माइनस 50% करोगे तो कितना आएगा, 5,000। और जो 5,000 है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ करते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपका बेसिक है। बेसिक है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं, राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका लीगल चार्जेस इंक्लूडेड इन लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज ₹4,000। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में लिखा है कि लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज। मतलब ऐसा बोला है कि यहाँ पे कोई लीगल चार्जेस करके टॉपिक दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे एक लीगल चार्जेस करके टॉपिक दिया हुआ है, और जो भी अमाउंट है इसमें एक लीगल चार्ज ऐड हो गया है, और वो किसका लीगल चार्ज है, बिल्डिंग का लीगल चार्ज है। तो हमने रीड किया कि अगर बिल्डिंग का कोई भी एसेट से रिलेटेड अगर अमाउंट हम लोग ऐसा है, कोई एक्सपेंस होता है जिसकी वजह से वो एसेट, अगर वो एक्सपेंस नहीं होता तो एसेट की वैल्यू नहीं बनती, राइट। तो अगर कोई भी एक्सपेंस रिलेटेड टू एसेट होता है तो वो एसेट्स में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बट बाय मिस्टेक इन लोगों ने क्या करते हैं, लीगल में प्लस कर दिया। तो सबसे पहला काम ये होगा कि लीगल में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलोगे तो देखोगे तो लीगल चार्जेस कहाँ लिखेंगे, लीगल चार्जेस लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और लीगल चार्जेस है 6,500। उसमें से आपको क्या करना है, बिल्डिंग वाला अमाउंट माइनस कर देना है 4,000। तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा, 2,500 बचेगा। और उसके बाद ये जो बिल्डिंग का एक्सपेंस था, लीगल चार्जेस, वो बिल्डिंग में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट है, 46,000, उसमें आपको यह ऐड कर देना है 4,000। तो बिल्डिंग का जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट है प्रोवाइड 5% बेटर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एज ये मैंने ऑलरेडी काफी बार एक्सप्लेन कर दिया है। और एक्सप्लेनेशन तो मैंने दिया ही है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैंने लिखा नहीं है। बट ये टॉपिक मैंने इतनी बार एक्सप्लेन किया कि इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड 5% ऑन बिल्डिंग। तो यहाँ पे बोला है कि आपको फर्नीचर और बिल्डिंग पे प्रोवाइड करना है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेंशन है कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था कि अगर बाय मिस्टेक किसी भी एसेट का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोलता है और उसमें वो एसेट की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई हो, तो आपको याद रखना है कि वो एसेट में पहले क्या कर देना, प्लस कर देना। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर है आपका, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ₹300 मेंशन है। तो पहले आप यहाँ पे ढूंढ लो कि आपका फर्नीचर कहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्नीचर यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, वेजेस फर्नीचर, ये रहा आपका फर्नीचर दिया हुआ है, और फर्नीचर की जो वैल्यू है वो है 3,000। तो सबसे पहला काम ये करना है कि दोनों को ऐड कर देना है। तो आप जब दोनों को ऐड करते हो तो यहाँ पे जो फर्नीचर है उसकी जो वैल्यू यहाँ पे लिखा भी है मैंने, पहले तो याद रखना है कि जो फर्नीचर है वो कहाँ लिखेंगे, वो लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वहां पे लिखेंगे फर्नीचर 3,000 प्लस ओल्ड डेप्रिसिएशन 300, तो टोटल हो जाएगा 3,300। उसके बाद इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। कितना, 10% माइनस करने के लिए बोला है, तो 10% माइनस करोगे तो 330 होगा। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो होगा 2,970। और डेप्रिसिएशन जो लिखते हैं वो लिखते हैं डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो वहां पे लिख देना डेप्रिसिएशन और फर्नीचर ₹330। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक इसी में है कि 5% ऑन बिल्डिंग। तो 5% ऑन बिल्डिंग वाला, तो यहाँ पे बिल्डिंग वाला ऑलरेडी टॉपिक एक्सप्लेन किया था, तो उसी टॉपिक को लेके आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो बिल्डिंग की वैल्यू जो हमने डिनोट किया हुआ है 50,000 से। ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया कि 50 प्लस 4,000 होगा, जो प्रीवियस एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। उसमें से डेप्रिसिएशन कितना आपका 5% है। तो 50,000 का 5% सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 2,500, माइनस करोगे तो हो जाएगा 4,7,500। उसके बाद चलते नेक्स्ट में। नेक्स्ट में मेंशन है 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटन ऑफ। तो यहाँ पे है 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क क्या होता है, आपके एसेट होता है। तो सबसे पहले इसको कहाँ डिनोट करता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना है और लिखना है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, अमाउंट लिखना है 2,700। और बोला है क्वेश्चन में 1/3 आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो 27,000 का, 2,700 का 1/3 करोगे तो ये कितना आएगा, अमाउंट 900 आएगा। वो माइनस करोगे तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा, 1,800। और जो राइट ऑफ अमाउंट है वो आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और वहां पे लिखना रिटर्न ऑफ अमाउंट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क।
क्लियर है इतना? तो ये है आपका एडजस्टमेंट। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारी वैल्यूज जो है वो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, एक्सेप्ट ये लास्ट वाला, ये जो लिखा हुआ है 12% ऑफ HDFC लोन 1716। ठीक है। और यहाँ पे चेक कर लो, कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन HDFC लोन या लोन नहीं मेंशन है पूरे टॉपिक में, यहाँ पे देख लो कि कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो जब कहीं पर भी मेंशन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो ध्यान से सुना। तो सबसे पहले HDFC लोन की बात करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन किया ही मैंने। जो आपका लोन है वो है 10,000 है, तो 10,000 का 12% करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे डेट मेंशन है 1716, तो जब डेट मेंशन है तो हमें डेट को भी कंसिडर करना होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1716। और यहाँ पे आपको ध्यान देगा तो आपका जो ईयर एंडिंग है वो है 31/3/17। चेक करोगे तो कितना मंथ होगा, ये 9 मंथ कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1200 है ये तो पूरे साल भर का है, तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपका आ जाएगा 900। और जो डेप्रिसिएशन है वो सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, सॉरी डेप्रिसिएशन लोन, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ HDFC ₹900। हम लोगों ने ये पे किया नहीं, इसलिए बैलेंस शीट में चला जाएगा। और बैलेंस शीट में कहा जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में आपको जाना, वहां पे लिखना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना अमाउंट हो जाएगा, 900। क्लियर है इतना? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। और ये वाला जो क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक का, बट स्टिल बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। और ये बच्चे इस वाले टॉपिक में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में, आई मीन सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 2 में, तो इसीलिए ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16, नीला एंड सीला। तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। तो 16 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो बेसिकली बहुत सिंपल होंगे। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, होंगे मतलब है यार, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पहला लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1,10,000। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको थोड़ा। एक सेकेंड अटक गया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 एंड हैविंग मार्केट वैल्यू 20% मोर देन बुक वैल्यू। तो आपको याद क्या रखना है, एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट रूल, जिसको कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, वो ये कहता है कि भाई अगर कभी भी मोर देन वाला लिखा हो तो मोर देन को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट एंटिसिपेट ऑल लॉसेस। ये एक रूल है जो हमें 11वीं में पढ़ाया जाता है। मैं आपको वापस वो रिवाइज नहीं करवाऊंगा, ताकि आपको ऐसा न लगे काश हम भी पढ़ लिए होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस आपको याद रखना है कि मोर देन जो होगा उसको आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसको कंसिडर नहीं करना है तो क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कहाँ लिखते हैं, एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड है पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल का जो है 6% कैलकुलेट करना है, तो ये भी नॉर्मल है। इसमें भी आपको पता है कि कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर करंट होगा तो करंट करंट है इसमें नहीं है, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। राइट, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पे देखो लिखा लेस देन हो तो कंसिडर करना है, मोर हो तो इग्नोर करना है, और कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब मैंने बता दिया पूरा कैलकुलेशन के साथ। देखिए मैंने कहा ना कि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपके आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती है और उस चीज को मुझे माइंड में रखना है। ठीक है, फिलहाल अगले पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर्स नीला सीला। और यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात है, अमाउंट भी मेंशन कर दिया, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। बट आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉइंग कहाँ लिखते हैं, तो कैपिटल के डेबिट साइड में लिखते हो। अगर वो डेबिट साइड में जाएगा तो अप्रोप्रिएशन में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। आपको याद ऐसे ही रखना है कि जहां बैलेंस होगा वहीं उसका इंटरेस्ट भी होगा। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर है, तो ये भी नॉर्मल है। इसमें भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डेटर्स में से माइनस कर देना है। और आपको वो फॉर्मेट याद रखना, 2 बार बेड डेट्स 2 बार बेड डेट्स रिजर्व। तो यहाँ पे बेड डेट्स एंड बेड डेट रिजर्व ऑलरेडी मेंशन है, और यहाँ पे एक बार बेड डेट रिजर्व है, तो आपको फॉर्मुला आई मीन जो फॉर्मेट है वो लिखना है, उसमें वैल्यूज पुट कर देना है। फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, रेंट 300 एंड सैलरी 950। अब यहाँ पे बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, अपने लिए लाइबिलिटी होता है, तो एक एंट्री तो लाइबिलिटी में जाएगा, वो कंफर्म है। दूसरा, ये दोनों जो एक्सपेंसेस हैं वो दोनों किसके पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। एज आउटस्टैंडिंग तो को हम लोग मतलब आउटस्टैंडिंग दिया हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। आप यहाँ पे एक बार देख लो ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले बीडीआर वाला है, तो बीडीआर वाले में क्या करना है, तो बीडीआर वाले में आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। 5% माइनस करोगे तो आएगा 4500, आई मीन सॉल्व करोगे तो 4500 आएगा। फिर यहाँ पे 85,500 आएगा। फिर 2 बार बैड डेट्स 2 बार बैड डेट रिजर्व, ओल्ड ओल्ड बीच में दोनों न्यू वैल्यूज को कॉपी पेस्ट किया, प्लस माइनस किया तो 3600 आया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में एक है रेंट और दूसरा सैलरी। तो मैंने क्या बोला, पहले याद रखना कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, तो ये देखो दोनों में ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेंशन किया हुआ है। दूसरा,
ये रेंट और सैलरी दोनों कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी मेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस आउटस्टैंडिंग, इसलिए इसको क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। क्लियर है इतना। चलो अभी फिलहाल आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑफ मशीनरी एंड 5% ऑफ फर्नीचर। अब यहाँ पे मशीन और फर्नीचर वाला जो है वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है। एज ए डेप्रिसिएशन यहाँ पे मशीन का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये टॉपिक अभी मैंने कुछ देर पहले ही एक्सप्लेन किया है, तो आई होप कि ये वाला आप कर लेंगे। दोनों को ऐड करके उसका फिर 10% कैलकुलेट करना है, और उसके बाद आपका सेकंड फर्नीचर है, तो फर्नीचर का भी नॉर्मल है वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि ये जो क्वेश्चन है वो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। जो तकलीफ है, जो समस्या है, जो उसका कहते हैं मेन जड़ है, वो ये वाला टॉपिक है, ये वाला, बस ये वाला। तो इसी वाले को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लीज होल्ड बिल्डिंग जो है वो 11014 को लिया था 5 सालों के लिए, उसकी जो प्राइस है राइट नाउ है वो है 14,000। थोड़ा ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो है 31/3/17 है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है कि 11014 को परचेस किया था। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो मैं तुम्हें यहाँ पे, तो वैसे सॉल्यूशन मैंने किया हुआ ये रहा, मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से एक बार सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ साइड में। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा डेट मेंशन है वो है 31/3/17, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो परचेस किया हुआ था वो किया था 11014 को परचेस किया हुआ था। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 11014 को परचेस किया है तो डेफिनेटली हमने थोड़ा बहुत तो यूज किया होगा, क्योंकि इस बात को लेकर 2-2.5 साल हो गए। अब यहाँ पे अब कितना साल हुआ है तो कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो मैं ऐसे रैंडमली बोल रहा कि 2-2.5 साल हो गए, तो कुछ समय बीत चुका है। तो पहले ये चेक कर लो कितना हमने यूज ऑलरेडी कर लिया है, तो जितना हमने यूज किया होगा उतने का हम लोगों ने अमाउंट को क्या किया होगा, राइट ऑफ कर दिया होगा। और राइट ऑफ करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितनी है, 14,000। तो पहले ये पता करना जरूरी होगा कि हम लोगों ने कितना अभी तक राइट ऑफ किया है। तो उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले डेट का खेल खेलो, तो यहाँ पे लिखोगे 11014। तो 11014 को अगर आपने स्टार्ट किया होगा तो आपका जो फर्स्ट क्लोजिंग डेट होगा वो कौन सा होगा, 31/3/15। उसके बाद जो सेकंड क्लोजिंग होगा वो होगा 31/3 होगा, उसके बाद होगा 31/3/16, और नेक्स्ट होगा 31/3/17। क्लियर है इतना। तो यहां से यहाँ जो है वो टाइम पीरियड है 6 मंथ का, यहाँ से यहाँ का है वो है 1 ईयर का, और यहाँ से यहाँ का भी है 1 ईयर का। बट अगर आप नोटिस करो तो 31/3/17 तो कैलकुलेट करना बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपको साइड में कर देना है, यानी अभी तक हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है, यानी अभी तक जो अमाउंट हम लोगों ने माइनस किया है वो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का किया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो कितना हो रहा है, 1.5 ईयर। 1 ईयर एंड 6 मंथ मतलब कितना हो रहा है, 1.5 ईयर। मतलब ये हुआ कि पुराने हमने जो परचेस किया था लीज प्रॉपर्टी, वो हम लोगों ने 5 सालों के लिए परचेस किया था, और उसका अभी तक जो यूटिलाइजेशन किया हुआ है हम लोगों ने वो कितना किया, 1.5 साल का यूज किया हुआ है। और अगर हम लोगों ने 1.5 साल यूज किया हुआ, इसका मतलब रिमेनिंग कितना है, 3.5 साल। और अगर रिमेनिंग 3.5 साल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 14,000 है अमाउंट हमको दिख रहा है बैलेंस, वो भी कितने साल का हुआ, 3 साल का। तो डिवाइडेड बाय आपको क्या कर देना है, 3.5 का 3.5 कर देना है। तो जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। और राइट ऑफ करना है तो पहले सबसे पहले जाना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वहां पे लिखोगे लीज होल बिल्डिंग 14,000, उसमें से लिखोगे राइट ऑफ अमाउंट ₹4,000, माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 10,000। यहाँ पे 10 कम है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000। उसके बाद जो इसकी सेकंड एंट्री होगी वो कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चला जाएगा। क्लियर हुआ इतना। तो जो इसमें मेन एडजस्टमेंट था, हिडन एडजस्टमेंट था, वो यही था। बस ये वाला गेम थोड़ा याद रखना कि क्यों और कैसे हुआ है। अगर डेट चेंज करते हैं, कोई भी अमाउंट चेंज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है 8% लीलाज लोन। अब लीला की लोन जो है वो 8% है। अब इस वाले टॉपिक में भी अगर आप देखोगे तो 8% लीला, लीला पहली बात तो लीला जो है वो हमारे घर की नहीं है, हमारे घर के दो ही लोग हैं, लीला और शीला, मतलब लीला थर्ड पार्टी है, और लीला की घर की होती भी तो हमें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे तो परसेंटेज ऑलरेडी मेंशन है। तो जब परसेंटेज ऑलरेडी मेंशन है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, और आगे चलते हैं, तो लोन कितना लिया था हम लोगों ने, लोन लिया था हम लोगों ने 30,000 का 8% करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,400 हो जाएगा। और अगर आप डेट मेंशन करते हो तो डेट और चला गया, डेट यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है 1/11/16 को हम लोगों ने लोन लिया था, और 31/3/17 को हमारा जो टाइम है वो फिनिश होता है। सो 11 से 13 तक जाओगे तो 11, 12, 1, 2, 3 टोटल कितने हो रहे हैं, 5 मंथ्स हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2,400 है वो पूरे ईयर का है, तो 5 मंथ्स का कितना हो जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा 1,000। अब ये है लोन का इंटरेस्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद जो सेकंड एंट्री होगी वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के तौर पे होगा, और वो हो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्लियर है इतना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो टॉपिक है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक मैं दिखा देता हूँ, एक वेजेस है और दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस है। तो याद रखना है कि जो वेजेस है वो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो लायबिलिटी में जाएगा। इसको कोई आपस में रिलेशन नहीं है, मतलब प्लस माइनस करने नहीं बैठना है, ठीक है, ये पूरा सेपरेटली दिया हुआ है। अब चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, मन एंड मोहन। मन एंड मोहन जो है वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट इसका एक है जो हमें समझने की जरूरत है। फिलहाल चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। सबसे पहला लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 80,000।
एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर। अगेन वही बात आ गई, मैंने कहा था मोर है तो उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, तो एक ट्रेडिंग में लिखते हैं और दूसरा एसेट साइड में लिखते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, दूसरा है तो एसेट तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। फिर सेकंड में लिखा हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन्स एंड बिल्डिंग। तो चलते हैं थोड़ा मशीन्स और बिल्डिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करोगे तो दो मशीन दिया हुआ है। एक मशीन दिया हुआ है जिसमें कोई डेट मेंशन नहीं है, दूसरा मशीन दिया हुआ है परचेस ऑफ मशीन जिसमें डेट मेंशन है। पर लकीली जो डेट मेंशन है वो 14/16 है, 31/3/17 को। और 31/3/17 को एंड हुआ है, मतलब स्टार्ट कब हुआ होगा, 14 को ही स्टार्ट हुआ। मतलब ये हुआ कि साल के शुरुआत में ही हम लोगों ने नया मशीन परचेस कर लिया था और इसमें कोई डेट मेंशन नहीं, मतलब ये भी कब हमने परचेस किया था, स्टार्टिंग में परचेस किया था। हम ऐसा मान के चलते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही है ऐसा मानकर चलते हैं। तो अभी इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आपको बहुत सिंपल सॉल्यूशन, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। इसमें कोई डेट का लूचा नहीं है, इसलिए डायरेक्टली इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको चलना है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाओगे तो वहां पे लिखना मशीन, फिर लिखना नीचे परचेस ऑफ मशीन। तो 150 + 40, तो यहाँ पे हो जाएगा वो टोटल 1,19,000, सॉरी 1,90,000। फिर उस पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो 1,90,000 का 10% होगा 19,000 और जो अमाउंट बचेगा वो होगा 1,71,000। 1,71,000 को आपको लिख देना है थोड़ा साइड वाले कॉलम में, और जो आपका डेप्रिसिएशन है वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद इसी में एक और टॉपिक ऐड किया हुआ है, और वो टॉपिक है कि बिल्डिंग पे भी कैलकुलेट करना है। तो लकीली बिल्डिंग पे कुछ बोला नहीं है, तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो है 2,50,000। तो बिल्डिंग पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेना कि बिल्डिंग भाई दिखा देना 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% करोगे तो आएगा 25,000। सो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको लिखना है बिल्डिंग, और उसके बाद आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है 10%, और 2,50,000 का 10% करोगे तो आएगा 25,000, और अमाउंट आएगा 2,25,000। और डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं, वो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। क्लियर है इतना, तो बिल्डिंग का भी हो गया काम। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो इसका वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक है, बच्चे रीजन के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ डेटर्स ऑफ 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। ध्यान से सुनना, 10,000 के डेटर्स थे जो क्या बन गए, इंस्टॉलमेंट बन गए, मतलब कंगाल बन गए। नाउ 50% अमाउंट विल बी रिसीव्ड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रिसीवर। लेकिन उसका एक रिसीवर था जो लीगली अपॉइंटेड पर्सन था, उसने बोला आप चिंता नहीं करो, मैं 50% तक देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना, कि उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई वो दे सकता है। यहाँ पे एक बात याद रखना है कि अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं और उस पर्सन के बदले किसी और ने अगर प्रॉमिस किया है, तो हम कभी भी उसके ऊपर लीगल एक्शन डायरेक्टली नहीं ले सकते। इसके लिए वो हमारा रियल पर्सन नहीं है। ठीक है, हमारा रियल पर्सन तो कोई और था। तो उस केस में हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बोला कि 50% अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। अगर अमाउंट रिसीव कर सकते हैं मतलब एक्चुअली में जो हमारा बेड डेट्स होगा वो 50% ही होगा, क्योंकि 50% के अभी भी चांसेस है ना, बोला है ना, प्रॉमिस किया है मतलब बोला है देने के लिए, तो भाई चांसेस तो है ना अभी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको जाना है डेटस में। कहा जाना है आपको, डेटस में जाना है। डेटस में अगर आप जाते हो तो डेटस में जाने से पहले आपको एक एडजस्टमेंट और सॉल्व करना पड़ेगा। उसका रीजन है आपने अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट नंबर 5 है, यहाँ पे बुक। अच्छा, अब इस टॉपिक से एक बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये तो आपने सॉल्यूशन किया हुआ है इसलिए आपको पता था, पर हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में जो एडजस्टमेंट्स आते हैं वो मैक्सिमम 5 to 6 आते हैं, मतलब मान के चलो मैक्स टू मैक्स 6 होते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं आता है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको पेपर मिलता है तो आप एक बार पूरे एडजस्टमेंट्स को देख लेना। एडजस्टमेंट्स को देखने का फायदा ये होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई एडजस्टमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा तो आप उसको पहले सॉल्व करना, अगर नहीं होगा तो आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया कि जो सेल्स रिटर्न बुक है वो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब मिस्टेक दिया हुआ है कि रिकॉर्डिंग नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको यहाँ पे डेटर्स का सॉल्व करना है तो पहले इसको फिनिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे आप लिखा हुआ है सेल्स, सेल्स में से माइनस किया हुआ है कितना, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न ₹2,000। तो जो भी बचेगा वो आपको साइड में लिख देना। उसके बाद अब बात करते हैं कि डेटस की। तो डेटस को कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 25,000 आपका डेटस दिया हुआ, उसमें से सबसे पहले माइनस कर देना सेल्स रिटर्न 2,000। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 23,000 बचेगा। अब उसके बाद फिर आता है आपका ये डिस्काउंट वाला, सॉरी डेटस वाला टॉपिक आता है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको उसके बाद करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में बेड डेट्स माइनस करना है। तो बेड डेट्स कितना है यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे टॉपिक में लिखा हुआ है कि जो टोटल अमाउंट था वो 10,000 था, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया। अब उसमें सभी कितने मिलने के चांसेस है, सिर्फ 50%। अगर 50% मिलने के चांसेस है, इसका मतलब 50% मिलने के चांसेस नहीं है। तो अपना जो बेड डेट्स होगा वो यही वाला होगा, क्योंकि ये वाले में तो अभी चांस है। तो यहाँ पे क्या करना है कि वो 5,000 ही यहाँ पे माइनस किए हैं बेड डेट्स को एज अ बेड डेट्स लेके, तो बचेगा कितना यहाँ पे 18,000। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि आपको 5% बेडेड रिजर्व भी प्रोवाइड करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते, नॉर्मली ये करते कि 18,000 का 5% सॉल्व कर लें। यहाँ पे ऐसे करते 18,000 का 5% और यहाँ पे लिख देते ₹900 और बात को आगे बढ़ा देते।
बट द फैक्ट इज कि आपको याद रखना है कि बेड डेट रिजर्व जो है वो ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल डेटर्स ऑफ अ बिजनेस। ध्यान से सुना, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हुआ है ताकि आपको पता रहे कि वाइल कैलकुलेटिंग, ध्यान से सुना, वाइल कैलकुलेटिंग बीडीआर always actual data of a business are taken into consideration। इसका मतलब ये
सॉरी, ये थोड़ा ग्लिच की वजह से इशू हो रहा है, कंटिन्यूसली यूज करने की वजह से थोड़ा सा कितना सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या जो भी आप समझ सकते हो। आई होप कि इस चीज को आप समझ जाओगे और थोड़ा सा ध्यान दे दोगे इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद की बात करते हैं। अब इसके बाद की बात करते हो तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे 17 डेट मेंशन है और फर्स्ट वाले में कोई डेट मेंशन नहीं है। आपने नोटिस किया होगा तो मेरे पास दो मशीन है, एक मशीन यहाँ पे जो बचा था और उसके बाद ये जो दूसरा मशीन मैंने परचेस किया था, जो 26,400 है, उस पे तो पूरा डायरेक्टली डायरेक्टली 15% आपको कैलकुलेट कर लेना है, जो आएगा 3960। उसके बाद जो सेकंड हमने मशीन परचेस किया था 24,000 का, वो परचेस किया था हम लोगों ने 1716 को परचेस किया था, और जो 1716 को परचेस किया था उसका जो क्लोजिंग होगा वो हो जाएगा 31 370, और आप टाइम फ्रेम कैलकुलेट करते हो तो ये हो जाएगा आपका 9 मंथ्स हो जाएगा। तो इस पे करना है 24,000 का 15% करोगे तो आएगा 3600, लेकिन 9 मंथ का आ जाएगा 2700, और दोनों को ऐड करते हो आप, तो दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 3660। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेप्रिसिएशन है वो हो जाएगा 3660, और डेप्रिसिएशन माइनस करोगे आप तो ये आपका अमाउंट आएगा 43740। ये हो गया आपका पूरा एसेट का कंप्लीट। अब उसके बाद यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की जो सेकंड एंट्री है वो जाती है प्रॉफिट, ये अच्छा। अब ध्यान से सुना, ये प्लांट एंड मशीन्स था, याद होगा मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब भी प्लांट एंड मशीन वर्ड मेंशन होगा तो याद रखना है आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। उस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि जो डाइजेस्ट है या जो टीचर्स है नॉर्मली आंसर्स के लिए उसको क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखने पर ही आंसर आता है जो पीछे के अकॉर्डिंग मैच होता है, और इस वाले का लिखते हैं ट्रेडिंग में। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ये कहता है कि अगर कहीं पर भी प्लांट वर्ड मेंशन है तो प्लांट जो है वो जाएगा आपका ट्रेडिंग में ही। तो याद रखना है इसका आंसर आपको कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब जो सेल कर दिया उस वाले का हिसाब पूरा करते हैं। तो सेल करने की बात करें तो जो बुक वैल्यू थी उसकी बुक वैल्यू थी 6900, उसको सेल किया 4800 में। तो आपको ध्यान दिख रहा होगा तो यहाँ पे 2100 का क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ कंपनी को, और लॉस कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। क्लियर हुआ इतना? तो ये है पूरा कैलकुलेशन पार्ट। आपको याद रखना है ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, और ये वाली जो एंट्री है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। और बाकी ये जो बीच का इतना आपको दिख रहा है ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में यहाँ पे मेंशन है 7.5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स को भी देख लो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना 2560 है। तो 2560 का कितना परसेंट, 7.5%। 2560 का 7.5% करोगे तो आएगा 192, और 192 आपको कहाँ लिखना है, सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपको माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की सेकंड एंट्री चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व ऑफ ₹2000 ऑन डेटर्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है 6% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग की तो ये टॉपिक भी अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा ही था। तो आपको याद रखना है जितने भी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे नाम दिख रहा है 1 2 3 4, चार के चारों पहले तो लिख देना लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एंट्री है वो सुनना, प्रोडक्टिव वेजेस जो है वो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में उसमें जाके प्लस कर देना। एडवर्टीजमेंट जो है वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या कर देना, प्लस कर देना। ऑफिस सैलरी जो है वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, वहां पे भी जाके आपको क्या कर देना, प्लस कर देना है। फिर आपका टेक्निकल एक्सपेंस हो जाएगा, वो जाएगा आपका ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में जाके क्या कर देना, इसको प्लस कर देना। क्लियर है इतना? तो बस इसमें इतना ही है, और बाकी अंदर के टॉपिक्स जो अगर हम लोग देखने जाते हैं, एक टॉपिक है 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी। तो ये आपके लिए छोटा सा काम है, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, ऐसा नहीं कि नहीं प्रोवाइड किया है, सारी चीजों का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। कहाँ नहीं बेइज्जती करवाएगा ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे, हाँ ये रहा, कहा ना बेइज्जती नहीं करवाएगा, समझदार है। तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक है सारा, और उसके बाद इंटरेस्ट, टेक्निकल एक्सपेंस भी रहा, ये रहा लोन फ्रॉम ज्ञानी। सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप एक बार देख लेना अगर आपको मन करे। बाकी तो नॉर्मल टॉपिक इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आई होप कि डाउट तो नहीं रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे जहां जहां फैक्ट्री वर्ड दिखेगा आपको याद रखना है उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, उसको ट्रांसफर करना आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, और जहां जहां ऑफिस दिखेगा उसको ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, और ये जो प्रोडक्टिव वेजेस है ये भी आपका जाएगा ट्रेडिंग में, उसके बाद जो टेक्निकल है वो भी जाएगा आपका ट्रेडिंग में। फैक्ट्री एक्सपेंस उस नाम ही है तो ये भी चला जाएगा ट्रेडिंग में। सॉरी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका फिनिश हो गया। मैंने आपसे कहा था कि एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए थे इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया था इलस्ट्रेशन नंबर 9।
ठीक है, इसको भी मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें भी जो टॉपिक है, इसमें अगर आप देखने जाओगे तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन बच्चे जो कंफ्यूज हुए थे वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो लिखा है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये नॉर्मली हम लोगों ने देख लिया। 5% ये भी देख लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाला हुआ था, ये आ गया था पहली बार, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा टॉपिक किया ही नहीं। जैसे लिखा हुआ है 3% कमीशन ऑन सेल्स इज पेबल टू माही। अब उन लोगों ने कभी ऐसा कमीशन वाला टॉपिक डायरेक्टली किया? हमने बात जबकि पढ़ाते थे, मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको याद रखना है सैलरी, बोनस, कमीशन, रिमनरेशन, ये चार के चारों की एंट्री एक जैसी होती है। फिर भी इसमें थोड़ा बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, 3% कमीशन ऑन सेल्स इज पेबल। तो पहले तो आपको सेल्स ढूंढना है। तो अगर आप इसमें सेल्स देखने जाओगे तो सेल्स है आपका 2 लाख। सो 2 लाख का 3% आप कैलकुलेट करते हो, तो 2 लाख का 3% जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6,000। ठीक है, तो इसकी जब एंट्री की बात करते हैं तो आपको पता है कि अगर ये पार्टनर से रिलेटेड है, पहले चेक करो माही कौन है, तो माही है पार्टनर। पार्टनर है तो पहला जाएगा कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो थोड़ा सा ये सिस्टम स्लो हो गया कुछ देर के लिए, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जाएगा कमीशन जो है वो माही के क्रेडिट साइड में जाएगा, नहीं कैपिटल के क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे क्रेडिट गया है तो इसका मतलब कि इस वाले में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट, मतलब जो पहला समझाने जैसा था। उसके बाद चलते हैं दूसरा पॉइंट। भूल गया भाई, भूल गया, चला गया ऊपर। फिर लिखा हुआ है एवरी मंथ, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन अच्छे से कवर करना जरूरी है। लिखा हुआ है एवरी मंथ 300 इज पेबल टू राही फॉर अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस डन फॉर अ बिजनेस। अब 300 रुपए पे करना है राही को। राही भी कौन है, तो राही पार्टनर है। कितना पे करना है उसको, 300 रुपीज पर मंथ। तो अगर आप यहाँ पे चेक करने जाओगे तो यहाँ पे राही लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3,000। राइट, अभी ये वाला भी जो टॉपिक है वो हम लोगों ने हर साल छाया में कंप्लीट किया था। तो इसको 300 रुपीज पे करना है, लेकिन वो मंथली है, तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3600। और यहाँ पे हम लोगों ने पे किया है उसको 3,000। इसका मतलब ये हुआ कि 600 पे करना बाकी है। तो याद होगा मैंने कहा था कि जितना पे करना बाकी है उतना अप्रोप्रिएशन में पहले प्लस कर देना। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, थोड़ा धीरे 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 चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो अप्रोप्रिएशन में 600 रुपीज प्लस किया हुआ है, और मैंने कहा था जो आउटस्टैंडिंग है बस उसी की एंट्री आपको दिखानी है। तो यहाँ पे देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 600 ही दिखाया है। मैंने कहा ना कि इसमें थोड़ा कंफ्यूज हुए थे, उसका रीजन यही था। उसके बाद आगे चलते हैं। 50 इंटरेस्ट इन आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ फ्रेंड। चुपचाप लिख दिया 50 रुपया, कैसा कंजूस था। तो लोन ऑफ फ्रॉम फ्रेंड 2500 लिया था, ये आपका आउटस्टैंडिंग बाकी है। इसका मतलब एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, दूसरा जाएगा क्रेडिट साइड में। फिर यहाँ पे लिखा हुआ 100 रेंट इज पेड फॉर द 12 मंथ्स फॉर द ईयर एंडिंग 34/17। हमने जो रेंट पे किया है उसका जो टाइम पीरियड है वो फिनिश कब हो रहा है, 34 को। और हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है 31/3। इसका मतलब ये 1 महीने का ज्यादा पे किया है। तो पहले रेंट ढूंढो कहाँ है, तो ये रहा प्रीपेड। ये तो दूसरा दिया हुआ है प्रीपेड। और रेंट ऑफ शॉप, ये प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है, इसको भी थोड़ा सुन लेना कैसे है। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अभी इसलिए मैंने बताया ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये प्रीवियस है, अभी पहले तो शॉप रेंट आपको दिख लो, कहीं दिख रहा हो तो। हाँ ये रहा, शॉप रेंट आपको दिया हुआ है 900। अब ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है। सबसे पहले शॉप रेंट कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ध्यान से सुना, मैं यहीं पे लिख के दिखा दे रहा हूं, वहां पे दिखाऊं तो कंफ्यूजन होगा। पहले लिख देना 900। अब उसमें से हम लोगों ने अभी देखा कि 1 महीने का जो है वो प्रीपेड पे किया, क्योंकि 1 महीने का ज्यादा पे किया। 1 महीने का ज्यादा कैसे होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे 900 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। सो 900 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आएगा 75 रुपीज। तो यहाँ पे लिखना माइनस प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड और ब्रैकेट में लिख देना करेंट ईयर। करेंट ईयर का प्रीपेड कितना, 75 रुपीज। तो जो भी यहाँ पे माइनस करोगे, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा एज 25। उसके बाद ये जो प्रीपेड है वो दिया हुआ है 1416 का। ये जो 1416 है ये है आपका प्रीवियस ईयर। अकाउंट का एक बेसिक रूल है कि जो भी आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, ऐसे जो भी टॉपिक्स होते हैं, अगर वो करंट ईयर का है तो उनको जो नॉर्मल है वही फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करना होता है, प्रीपेड है तो माइनस करना होता है। बट वही अगर प्रीवियस ईयर का हो तो प्रीवियस ईयर में अपोजिट करना होता है। मतलब ये हुआ कि ये प्रीवियस ईयर का है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीपेड। ठीक है, और यहाँ पे इसको माइनस किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे लिख देना 75 रुपीज, तो ये हो जाएगा वापस 900। दूसरी बात याद रखना है कि ये आपका ट्रायल बैलेंस में मेंशन है, सॉरी ये, हाँ, ये आपका ट्रायल बैलेंस में मेंशन है, इसलिए आपको इसकी सेकंड एंट्री नहीं करनी है। लेकिन ये वाला जो प्रीपेड है वो आपका एडजस्टमेंट में, इसलिए सेकंड एंट्री होगी। और प्रीपेड की जो एंट्री होती है वो कहाँ होती है, एसेट साइड होती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट आपका कहाँ है, तो फिक्स एसेट है आपका 1250। तो ये तो नॉर्मल है, आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट है थ्री नहीं, देयर इज अ डाउटफुल रिकवरी ऑफ 250। डाउटफुल रिकवरी मतलब बैड डेट्स रिजर्व। तो आपका डेटर्स कहाँ है, तो आपका डेटर्स है 5000, उससे से वो बैड डेट रिजर्व के तौर पे माइनस कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक इज 19025। तो
क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड में लिखते हैं, और एक दूसरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये जो था वो 2023 में आया था, और बच्चों ने बोला था सर ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, काफी सारे बच्चों ने मुझे कंप्लेन किया था कि सर जो क्वेश्चन था, इवन टीचर्स ने भी बोला कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, बट मुझे इस क्वेश्चन में कोई हानि नहीं लग रही, नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, मैंने इसलिए आपको बता भी दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने सारे कवर कर लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी चीजें मुझे लगी हैं इस चैप्टर में, तो एक मार्क्स भी कट नहीं होना चाहिए, ऐसी मैं पूरी दिल्ली उम्मीद करता हूँ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पूरा देख लेना, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। कुछ देर बाद में आपको चैप्टर नंबर 5 का जो गुडविल का टॉपिक है, जो जहाँ पे काफी सारे बच्चों को थोड़े इश्यूज होते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में वो भी समझा दूंगा कि आपको गुडविल वाला टॉपिक जो है वो याद कैसे रखना है। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।